हेलो बेटा, अभी तक हमने लाइट के या रेडिएशन के ड्यूअल नेचर के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन बोलें, एनर्जी बोलें, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो अभी लाइट आती है सन की, उसके ड्यूअल नेचर के बारे में पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट है, इसके पास दो नेचर है, एक वेव नेचर है और एक पार्टिकल नेचर है। ठीक है, पार्टिकल नेचर आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से शो होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से आपका पार्टिकल नेचर शो होता है। कैसे? आपने क्या किया, आपने एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल लिया, उस पर लाइट डाली, लाइट मतलब फोटोन पार्टिकल आ रहा है, उस फोटोन पार्टिकल ने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, मतलब लाइट जो है एक पार्टिकल से मिलकर बनी है। सिमिलरली वेव नेचर शो होने के लिए आपने इंटरफेरेंस दिखाया, इंटरफेरेंस किया, क्योंकि वेव नेचर आपका इंटरफेरेंस से हुआ था। आपका इंटरफेरेंस में क्या था, आपने दो यंग्स डबल स्लिट के एक्सपेरिमेंट की बात करें, यहां से एक वेव आई, यहां से एक दूसरी वेव आई, ये तो आपस में कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, आपको फ्रिंजेस मिले थे। तो ये इससे आपका वेव का वेव नेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेव नेचर शो हुआ इस एक्सपेरिमेंट से। सो द फिनोमिना लाइक interference, diffraction can be satisfactory explained by these experiment, which tells the wave nature of light. And on the other hand, the phenomena like photoelectric effect, Compton effect can be explained by uh, in term of quantum theory, or you can say particle nature, which tells about the particle nature of light, which shows the light made up of particle called photon. तो लाइट का हमने ये दोनों स्टूडेंट देख ली थी। क्लियर? चलिए फिर भैया 1924 में 1924 में आपके लुई विक्टर डी ब्रॉय लुई विक्टर डी ब्रॉय, बच्चे से डी ब्रॉगली कहते हैं, कैसे भी कहिए, बस भैया एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक्चुअली आइंस्टाइन की थ्योरी को लेते हुए थोड़ा सा काम किया। आइंस्टाइन ने अपनी दो थ्योरीज दी थी। उन्होंने कहा था कि भैया जो लाइट है वो एक पार्टिकल से मिलकर बनी है कॉल्ड फोटोन। ठीक है, फोटोन नाम दिया था, जिसकी एनर्जी है E इज इक्वल्स टू एच न्यू। ठीक है, चलिए पहले थोड़ा सा इस बारे में जान लेते हैं डी ब्रॉय ने एक्चुअली कहा था। ठीक है, तो भैया आइंस्टाइन ने कहा था यूनिवर्स में जितने भी मटेरियल्स हैं, ठीक है, जो दो तरह से हो सकते हैं, एक हो सकता है आपका, दो चीज हो सकती है यूनिवर्स में, एक तो हो सकता है एनर्जी, दो चीज से मिलकर बनी है, और दूसरा बना है मास। ठीक है, एनर्जी के बारे में हमने जान ही लिया है। ठीक है, तो भैया आपके यूनिवर्स में जो दो चीजें हैं वो है एनर्जी और एक मास। तो आपका डी ब्रॉय तो भैया आपके जो आइंस्टाइन थे, आइंस्टाइन ने बोला कि भैया आपकी यूनिवर्स में दो चीजें हैं जो आपका एक मैटर रेडी करती हैं, वो है एनर्जी और एक मास। जो एनर्जी है उन्होंने ये प्रूफ कर दिया था आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट से, और यंग्स डबल स्लिट के एक्सपेरिमेंट से, कि एनर्जी जो है वो दो चीजों मिलकर बनी है, एक पार्टिकल और एक वेव से।
जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसके अंदर पार्टिकल भी है और वेव भी है, अच्छी बात है। फिर आइंस्टाइन की एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में उन्होंने एक चीज बोली कि आपका जो एनर्जी है वो बराबर होती है मास मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर से। एमसी स्क्वायर से क्वेश्चन है आपकी, इंपॉर्टेंट है। तो भैया आपके आइंस्टाइन ने बोला कि आपका एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकता है और मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, कि आपका एनर्जी मास में और मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। तो आपस में ये इक्विवेलेंट है। अगर ये आपस में इक्विवेलेंट है तो भैया मास के भी तो दो नेचर होने चाहिए, ठीक है। इतनी बात आपके आइंस्टाइन ने कर ली थी। अब आए आपके डी ब्रॉय ने कहा कि भैया मास के पास भी, सुनिए उनकी हाइपोथेसिस क्या थी। उन्होंने कहा कि भैया मास के पास भी दोनों नेचर होते हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। मैटर के पास भी दो नेचर होते हैं बेटा। आपको लगता होगा कि आपके पास ये डस्टर है, इसके पास सिर्फ पार्टिकल नेचर है, पर इसके पास वेव नेचर भी है। कैसे, वो भी आपको समझाऊंगा। तो डी ब्रॉय ने क्या कहा कि आपके पास, आपके मास के पास भी पार्टिकल और वेव नेचर दोनों है। पार्टिकल नेचर तो दिख रहा है मुझे, पर वेव नेचर कैसे प्रूफ होगा। तो उसके लिए बड़े सारे एक्सपेरिमेंट हुए। डेविंसन और जर्मन ने इसको पहली बार प्रूफ कर दिया कि हाँ, लाइट के पास वेव नेचर भी है। आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब देखिए जरा बात करते हैं हम मास के पार्टिकल वेव नेचर के बारे में, ठीक है। वेव नेचर के बारे में बात करते हैं। सपोज मैं एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, आपको याद होगा डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में वेव की जगह इस बार मैंने क्या भेजा, इलेक्ट्रॉन बीम। क्या भेजी मैंने, इलेक्ट्रॉन बीम। अगर मैं इलेक्ट्रॉन बीम भेजूंगा, क्या मुझे यहां कुछ मिलेगा। जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो देखा गया हाँ, यहां पर भी हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहे हैं, डार्क ब्राइट, जिससे ये शो हो गया कि भैया कि आपका मास इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, वो भी वेव नेचर शो कर रहा है। क्योंकि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो था वो वेव नेचर को शो करता था, लाइट के वेव नेचर को शो करता था। चलिए, तो भैया डी ब्रॉय ने क्या कहा, डी ब्रॉय ने कहा कि आपके पास जो the wave associated with material particle in motion। अगर आपका कोई मेटेरियल पार्टिकल, फॉर एग्जांपल ये अगर ये मोशन में है, तो बेटा इसके इस मास के पास भी, इस मास का भी एक वेव होगा। अगर इस मास का वेव है तो इसका पक्का कुछ वेवलेंथ होगा। वो वेवलेंथ आइंस्टाइन इक्वेशन से निकालूंगा, अभी देखिए कितना था। तो उन्होंने कहा कि आपका मटेरियल जो है अगर मोशन में हो तो उसके पास भी एक पार्टिकल इन मोशन आर कॉल्ड, उन्होंने नाम दिया उसको डी, इस मैटर के वेव को नाम दिया उन्होंने डी ब्रॉय वेव। और उसकी वेवलेंथ को कहा गया डी ब्रॉय वेवलेंथ। क्लियर, ये उनकी हाइपोथेसिस थी, ठीक है। 1924 में दिया। इसमें उन्होंने और काम किया तो उन्हें 1929 में नोबेल प्राइज मिला इस काम के लिए। तो उन्होंने क्या बोला, जो डी ब्रॉय वेवलेंथ है, ठीक है, देखिए सिंपल सी बात है, अगर मास है उसके पास पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। वेव नेचर को प्रूव कर रहा आपके डेविंसन और जर्मर
इसका एक्सपेरिमेंट आपके सिलेबस में था पहले, इस बार हट चुका है। अगर आपको मन करेगा तो देख लीजिएगा, डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट। उससे ये दिखता है, उसमें उस एक्सपेरिमेंट में ये है कि जब एक इलेक्ट्रॉन बीम को एक स्लिट से पास किया गया तो उसके इलेक्ट्रॉन बीम में डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखाए। और डिफ्रैक्शन किसका नेचर शो करता है? लाइट के वेव नेचर को शो करता है। तो भैया ये था आपके डी ब्रॉय का हाइपोथेसिस कि भैया मैटर के पास भी पार्टिकल और वेव नेचर दोनों होते हैं। ठीक है। तो भैया आपके आइंस्टाइन ने बता दिया था कि आपके E इज इक्वल्स टू एच न्यू है, एनर्जी ऑफ वेव। और आपके आइंस्टाइन ने यही बताया कि E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। ठीक है, दिस इज नोन एज आइंस्टाइन मास एनर्जी मास रिलेशनशिप। ठीक है, द एनर्जी एसोसिएटेड विद मास विच, और सी मतलब होता है आपका स्पीड ऑफ लाइट जो चल रही है। अगर कोई पार्टिकल चल रहा है तो उसके पास ये एनर्जी होगी। ठीक है। और आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देखिए ये वेव लाइट था, उसकी फ्रीक्वेंसी थी। सो दिस इज एक फोटोन है जो चल रहा है विथ फ्रीक्वेंसी न्यू। तो आपके प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, दिस इज अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स, मैक्स प्लैंक्स ने दिया ये, मैक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग ये था। ठीक है। और ये था आपके अकॉर्डिंग टू मास आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशनशिप। इसको पूरा लिखता हूं ताकि आपको नाम भी पता हो। ये था आपका आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशनशिप। ठीक है, ये मास के लिए है, मैटर के लिए है, और ये आपका वेव के लिए है। तो आपको पता है कि आपका मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, एनर्जी मास में। तो इसका मतलब आपका ये दोनों भी बराबर होंगे। एच न्यू बराबर दिस इज इक्वल टू mc स्क्वायर। सो फ्रीक्वेंसी बराबर होता है बेटा c अपॉन लैम्डा। तो एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू mc स्क्वायर। c से c कट गया, एक c कट गया, तो ये आ गया आपके पास h अपॉन में, सॉरी, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन में mc। और मास इनटू वेलोसिटी होता है बेटा मोमेंटम। तो आपके डी ब्रॉय वेवलेंथ जो है वो होती है प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइड बाय मोमेंटम। ठीक है, दिस इज मोमेंटम ऑफ फोटोन, दिस इज मोमेंटम ऑफ फोटोन। ठीक है, दिस इज, ये अभी वेव की बात चल रही है, ध्यान रखिएगा। दिस इज मोमेंटम ऑफ फोटोन। ये है भैया आपके एक फोटोन का मोमेंटम। मतलब आपका अगर फोटोन चल रहा है तो उसका जो वेवलेंथ होगा वो इतना होगा। प्लैंक्स एच की वैल्यू जो होती है बेटा, अच्छी वैल्यू बता देता हूं, होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। जूल सेकेंड, सॉरी, जूल पर सेकेंड नहीं, जूल सेकेंड। आपको पी मास ऑफ फोटोन पता होना चाहिए। ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट होनी चाहिए, तो आपका वेवलेंथ निकल जाएगा फोटोन का। क्लियर? चलिए, आपने फोटोन का, वेव का पता कर लिया, वेवलेंथ कितना होता है। तो आपके डी ब्रॉय ने कहा ये सारी प्रॉपर्टी आपके मैटर के लिए भी ट्रू होगी। फॉर एग्जाम्पल लिख देता हूं, डी ब्रॉय ने कहा इट मस्ट बी ट्रू फॉर पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जितनी पार्टिकल है एक्सेट्रा। तो हेंस तो उन्होंने बोला कि भैया आपका जो वेवलेंथ होगा, वेवलेंथ जो होगा मास का, या जो मास का, मास वेव का, मैटर वेव का,
ऐसे बोले, जो मैटर वेव होगी आपके पास, जो मैटर वेव होगी, मैटर वेव का जो वेवलेंथ होगा, मैटर वेव का जो वेवलेंथ होगा वो बराबर होगा एच अपॉन में पी के भी, और पी बराबर होगा यहां पर एच अपॉन में एम वी के, जहां पर एम होगा मास ऑफ पार्टिकल, जो भी है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, मास ऑफ पार्टिकल, और आपका v होगा वेलोसिटी, जिस पार्टिकल, जो पार्टिकल जिस वेलोसिटी चल रहा है। ये था आपका बेटा डी ब्रॉय का हाइपोथेसिस, ठीक है, जो बताता है आपके मैटर के ड्यूअल नेचर के बारे में, कि मैटर भी भैया, अगर आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास ड्यूअल नेचर है लाइट के पास, तो आपके मैटर के पास भी ड्यूअल नेचर है। क्लियर हो गया होगा आपको ये टॉपिक। चलिए, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ जो था आपका डेविस जर्मन एक्सपेरिमेंट हट चुका है, पर फिर भी आपको मैंने समझा दिया कि इलेक्ट्रॉन बीम को जब पास किया गया सिंगल स्लिट से, वो थोड़ा सा डिफ्रैक्शन पैटर्न शो कर रहा था, तो इससे प्रूव हो गया कि इलेक्ट्रॉन के पास भी वेव नेचर है। इलेक्ट्रॉन अपने आप में पार्टिकल है, वेव नेचर भी शो कर रहा है, इसका मतलब एक मैटर के पास भी ड्यूअल नेचर होते हैं, और उसके वेव का वेवलेंथ जो होगा, इलेक्ट्रॉन की वेव का जो वेवलेंथ होगा वो होगा इतना, एच अपॉन में एम वी के, या एच अपॉन पी। चलिए थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। ठीक है, अगर पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की बात करूं, इलेक्ट्रॉन का एग्जाम में पूछते हैं, बोलते हैं भैया डी ब्रॉय, या डी ब्रॉगली बोलते हैं बच्चे, नाम प्रोनाउंस डी ब्रॉय है, इसका याद कीजिएगा, डी ब्रॉय वेवलेंथ, डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जिसकी जो चल रहा है अभी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को चलना जरूरी है, इलेक्ट्रॉन रुका रहेगा तो बेटा वो वेव नेचर शो नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेगा तो वेव नेचर शो करेगा, इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है तो सिर्फ पार्टिकल नेचर शो करेगा। काइनेटिक एनर्जी के, ये है आपका हिसाब किताब, ठीक है। हम एक करते हैं, कंसीडर एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है, ठीक है, उसके पास चार्ज E है, E मतलब फंडामेंटल चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, मास पता ही है आपको इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, जो चल रहा है v वेलोसिटी से, ठीक है, ठीक है, और ये जो जब चला, ये चला रेस्ट से, रुका हुआ था, रेस्ट टू, उसने कुछ काइनेटिक एनर्जी अटेन कर ली, रेस्ट से चला और अटेन कुछ काइनेटिक एनर्जी, अटेन काइनेटिक एनर्जी के, जब वो रुके से चला तो उसके पास v वेलोसिटी आ गई। क्लियर। चलिए, आपको बताया हाफ एम वी स्क्वायर बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी के, सो यहां से वेलोसिटी आ गई इन फॉर्म ऑफ टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी √2k अपॉन में m। क्लियर, यहां से हमने वेलोसिटी फाइंड कर ली। तो डी ब्रॉय ने क्या कहा था, जो वेवलेंथ होगी इस वेव की, वही पता करना है, वो बराबर होगी प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइड बाय मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, और वेलोसिटी हमने फाइंड कर ली है, इसकी यहां पुट कर देते हैं, तो h अपॉन में m इंटू वी है बेटा 2k अपॉन में m। क्लियर, ये है आपकी डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मुझे थोड़ा सा रेंज और करते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू, इस m को मैं अंदर ले जाता हूं, m अंदर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, h अपॉन में √2k अपॉन में m स्क्वायर अपॉन में m से m स्क्वायर कट गया तो h लैम्डा आ गया, h अपॉन में √2km। ये होता है आपका डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर, ये है बेटा आपका डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, h अपॉन में √2km। ठीक है, चलिए, इसी का एक दूसरा फॉर्म भी आता है एग्जाम में, वो भी देख लेते हैं। इसका दूसरा फॉर्म
ये भी इंपॉर्टेंट है काफी और वो भी इंपॉर्टेंट है, मैं कुछ नहीं कह सकता कौन सा एग्जाम में आएगा, लेकिन दोनों भी देख लीजिएगा। तो हमने पता कर लिया डी ब्रॉय वेवलेंथ कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, लैम्डा एच अपॉन में रूट टू एम के। ठीक है, अब पता कर रहा हूं मैं डी ब्रॉय वेवलेंथ। अब देखिए इलेक्ट्रॉन जब चलेगा, इलेक्ट्रॉन अपने आप तो चलेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए मैंने कुछ पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट करने के लिए कुछ पोटेंशियल डिफरेंस दूंगा तभी तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो बेटा ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है चाहे वो एटम में करे, अगर इलेक्ट्रॉन एटम में अगर मूव कर रहा है ऐसे, तो ध्यान रखिएगा वो कभी भी ऐसे मूव नहीं करता। डी ब्रॉय ने कहा कि वो ऐसे मूव करेगा, वेव नेचर शो करेगा। इस बारे में बात हम और आगे करेंगे हम एटम वाले चैप्टर में। फिलहाल आपके इलेक्ट्रॉन को मुझे मूव कराना है, क्योंकि मैंने बोला ना कि आपके इलेक्ट्रॉन के पास मास है, उसके पास चार्ज है, उसके पास वेलोसिटी है। वेलोसिटी कैसे आएगी उसके पास, जब मैं उसे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस दूंगा। तो इसी का एक दूसरा फॉर्म और भी है, डी ब्रॉय वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन accelerated through a potential difference v। जब मुझसे पोटेंशियल डिफरेंस v दिया तब थोड़ा एक्सीलरेट हुआ। ठीक है, तो अगेन जो जैसे ही इसको मैं पोटेंशियल डिफरेंस दूंगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी जो आएगी वो होगी हाफ एम वी स्क्वायर। जैसे ही मैं इस सर्किट में, एक सर्किट में मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस दूंगा तो इलेक्ट्रॉन भागेगा। ठीक है, और जितना उसे मैंने पोटेंशियल डिफरेंस दिया होगा उतना इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी। सिंपल सी बात है। तो भैया आपके पास ये एनर्जी है, तो आपके इलेक्ट्रॉन ने यहां से यहां जाने में कितना एनर्जी दिया करा होगा, कितना वर्क किया होगा, क्योंकि एनर्जी वर्क के बराबर होती है और वर्क एनर्जी के बराबर होती है। तो वर्क जो होगा आपके इलेक्ट्रॉन का, वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू, पता ही आपको, V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन में Q। याद है बात। सो जो वर्क होगा आपका वो होगा E चार्ज इनटू पोटेंशियल ये। ठीक है, अब जितना उसको हमने वर्क डन कराया होगा उतनी उसके पास काइनेटिक एनर्जी आई होगी। ठीक है, चलिए इस V को मैं V ऐसे कर देता हूं वेलोसिटी, और ये V हमारा कैपिटल V, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। यहां पर ये V है आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो आपने कराया मूव कराने के लिए दिया जो, और ये वेलोसिटी है जो उसने अटेन की पोटेंशियल डिफरेंस v देने के बाद। तो जितनी मैं उसको पोटेंशियल डिफरेंस दूंगा उतना ये मूव करेगा। ठीक है, तो यहां से अगेन वेलोसिटी निकल गया, यहां से क्या v निकलेगा, v निकल जाएगा यहां से रूट टू ई पोटेंशियल अपॉन में m। ठीक है, अगेन इसे पुट कर देता हूं लैम्डा में। लैम्डा क्या होता है, h अपॉन में एम वी, और v हमने फाइंड कर लिया है। v क्या है, m अपॉन रूट टू ई वी अपॉन में m। दोबारा इस m को अंदर भेज दिया, टू ई वी एम स्क्वायर अपॉन में स्मॉल m। जब स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो उसका स्क्वायर लगा देंगे, बाहर आएगा तो दोबारा m बन जाएगा। तो इससे ये कटा तो वैल्यू आ गई h अपॉन में रूट टू ई एम वी। तो ये है बेटा आपका एक और टर्म इन टर्म ऑफ पोटेंशियल। पहले बताया था आपको मैंने इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इस बार बताया इन टर्म ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, चलिए इसका थोड़ा सा एग्जाम में एक और फॉर्म आती है, उसको भी बता देता हूं। देखिए फिर ही हो जाएगा टॉपिक हमारा कंप्लीट। तो जो आपका लैम्डा आया वो क्या, कितना आया, वो आया h अपॉन में रूट टू एम ई वी। ठीक है, यहां पर ये कांस्टेंट है प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 16.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31। v e होता है चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ये था आपका किलोग्राम। इन सब की वैल्यू हमने रख दी और सॉल्व कर दिया, इसकी वैल्यू रखी, इसकी इतने पार्ट को हमने सॉल्व कर दिया। जब सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट याद कर लीजिएगा आप,
रिजल्ट है आपका 12.3 इंटू 10⁻⁻10 मीटर अपॉन में रूट बी, या इसको एक फॉर्म से लिख सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल्स टू 12.3 एमस्ट्रॉन्ग, क्योंकि 10⁻⁻10 मीटर होता है एमस्ट्रॉन्ग, अपॉन में रूट बी। तो सिंपल सी बात है भैया, अगर पोटेंशियल ज्यादा होगा तो ये वेवलेंथ गिर जाएगी। ठीक है, इससे क्या मिलता है हमें, इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी बहुत ज्यादा वेवलेंथ उसका बहुत कम होता है। ठीक है, अगर मैं पोटेंशियल बहुत ज्यादा बढ़ा दूं, इसका मतलब ये समझिएगा, देखिए आपका एक ये था वेवलेंथ नॉर्मल पोटेंशियल पे, अगर आपने पोटेंशियल बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो ये वेव क्या हो जाएगा, इसका लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि ये स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रहा है, इसलिए आपको लगता है कि इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन बीम नहीं आती है, इलेक्ट्रॉन वेव नेचर में आता है। क्लियर? समझ आया? चलिए, ये था आपका डी ब्रॉय वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन एक्सिलेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस पी। यहां पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर होगा बेटा हमारा एटम। थैंक यू।